Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning। आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है हमारा DSC अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में जो नावल हमें प्रिस्क्राइब्ड है इस बार वो है बिलवड, जिसको लिखा था टॉनी मॉरिसन ने। बिलवड जो है वो बहुत ही पावरफुल वर्क है अमेरिकन लिटरेचर का, जो कि पब्लिश हुआ था 1987 में। ये बहुत ही डीपली लेयर्ड नावल है जो ब्लेंड करता है हिस्ट्री को मेमोरी के साथ, ट्रॉमा के साथ और सुपरनैचुरल पावर्स के साथ, जिससे हमें साइकोलॉजिकल लेगेसी पता चलती है कि स्लेवरी के क्या क्या इम्पैक्ट्स थे और कैसे कैसे लोगों ने सफ़र किया था यूनाइटेड स्टेट्स में। पहला टॉपिक जो आता है वो है हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट। जो नावल है वो एक अमेरिकन सिविल वॉर के बाद सेट हुआ था, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है वो अमेरिकन सिविल वॉर के बाद का है, ड्यूरिंग द रिकन्स्ट्रक्शन एरा के टाइम पे। अब रिकन्स्ट्रक्शन एरा कौन सा था? अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जो वहाँ के गवर्नमेंट था, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे और इनके जो स्टेट बाउंड्रीज़ थे, जो लीगल बाउंड्रीज़ थे, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ थे, उनके चेंज के बारे में सिचुएशन थी रिकन्स्ट्रक्शन एरा में, यानी कि होल्डली उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया था। जो स्लेवरी है वो एक लीगली अबॉलिश्ड सिस्टम था उस टाइम पे, लेकिन जो उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्कार्स थे वो अभी भी लोगों के दिलों में थे, उनकी बॉडीज़ पर विजिबल थे, उनके बोलने में, उनके लाइवलीहुड में, हर जगह वो देखा जा सकता था। नेक्स्ट आता है कि मॉरिसन ने कैसे खुद को इंस्पायर किया था एक रियल लाइफ स्टोरी से, जिसके ऊपर उन्होंने बिलवड को लिखा था। ऑल्दो द कैरेक्टर्स आर नेम्ड डिफरेंटली, बट एक ये रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है इनका नावल, जो कि मार्गरेट गार्नर के ऊपर था, जिन्होंने स्लेवरी के सिस्टम को एस्केप किया था और अपने ही बच्चे को मार दिया था, जिससे कि वो उसे स्लेवरी से बचा सकें। पूरा जो नावल है बिलवड वो इसी के थ्योरी के पीछे रिवॉल्व करता है कि कैसे जो एक मदरहुड है, वो उनका प्यार जो है, उनका अफेक्शन जो है, उनकी प्रोटेक्शन जो है, वो कैसे एक डिस्ट्रक्शन भी ला सकता है किसी की लाइफ में। जैसे मार्गरेट गार्नर ने अपने ही बच्चे को खुद अपने हाथों से मार दिया था, जस्ट टू सेव देम फ्रॉम स्लेवरी, के उनको वो सब चीज़ें ना फेस करनी पड़े जो उन्होंने अपनी लाइफ में की हैं। ये इंसिडेंट एक बहुत इमोशनल कोर है हमारे नावल का। अब आता है प्लॉट रिव्यू। इसमें जो स्टोरी है वो एक सेथा नाम के कैरेक्टर के ऊपर है, जो पहले एक एंस्लेव्ड वुमन थी, जो सिंसिनाटी में रहती थी अपनी डॉटर डेनवर के साथ आफ्टर द फ्रीडम। इनका जो सिंसिनाटी में जो घर था उसका नाम था 124, जो कि ब्लू स्टोन रोड पे था, और वो बहुत ही हॉन्टेड प्लेस था, यानी कि वहाँ पर घोस्ट बहुत आते थे। वहाँ पर स्पिरिट्स का जो अफेक्शन लाइक उनको फील होता था बहुत ज़्यादा, वो लोग अफेक्टेड थे उस चीज़ से। उसके बाद जो नरेटिव स्टाइल है इसका, वो बहुत ही ज़्यादा नॉन लीनियर है, जो कि सेथा का ट्रॉमेटिक पास्ट बताता है कि कैसे वो स्वीट होम प्लांटेशन में रहती थी अपने स्लेवरी के टाइम पे। फिर उसके बाद वो हमें बताता है कि कैसे उसने स्लेवरी से अपने आप को छुड़ाया था, कहाँ कैसे वो भागी थी और क्या क्या सिचुएशंस थे, क्यों उसने अपनी बेटी को मारा था, वो सारी चीज़ें। उसके बाद उसने अपनी बेटी को कैसे मारा था, जब वो पकड़ने आ रहे थे उसको दोबारा से, स्लेव्स लाइक स्लेव कैचर्स होते हैं वो, जो सारे स्लेव्स को पकड़ के लाते हैं जो भाग जाते हैं या जिनको मौका मिल जाता है टू गेट देयर फ्रीडम। एक मिस्टीरियस यंग वुमन जिसका नाम बिलवड है, उसका भी इसमें अपेयरेंस आता है नावल में, जिसको ये बिलीव किया जाता है कि वो री इनकारनेशन है, यानी कि एक कॉपी है, जो डेथ हो गई है जिसकी, उसकी एक कॉपी है, जो कि सेथा की डेड डॉटर है। क्योंकि सेथा ने जब अपनी बेटी को मार दिया था एंड उसके लिए एक वो टॉम स्टोन बनवा रही थी, तो उस टॉम स्टोन में लाइक अमेरिका में या उनके कल्चर में ये होता है कि उन्हें टॉम स्टोन पे अपने लाइक नाम लिखवाना होता है ग्रेव पर कि किसकी डेड बॉडी है। तो सेथा ने अपना लाइक उसके पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो शी अग्रीड टू हैव फिजिकल रिलेशन विद दैट मैन हु वांटेड टू कार्व द नेम ऑन दैट टॉम स्टोन। तो उस पे उसने बिलवड लिखवाया था, एंड इतना ही उसके पास टाइम था, इतना ही स्पेस था और इतनी ही एनर्जी थी कि वो बिलवड तक ही अपने आप को पे ऑफ कर पाई उस चीज़ के लिए, अपनी बॉडी को।
तो बिलावेड जो लेटर कैरेक्टर आता है वो उससे था जो कि डेड डॉटर का ही आता है, उसका ही रीइंकार्नेशन होता है और उसका प्रेजेंस ये बताता है कि कैसे लोग अपने पास्ट को नहीं भूल पाते हैं, कैसे बार बार उनके लाइफ में उनके पास्ट ट्रॉमाज आते रहते हैं। अब कुछ मेजर थीम्स हैं जैसे ट्रॉमा एंड मेमोरी। जो नॉवल है वो हमें बताती है कि कैसे स्लेवरी ट्रॉमेटिक होती है और वो कभी भी फ्रीडम के साथ एंड नहीं होती है। जो ट्रॉमा होता है वो फ्रीडम के साथ कभी भी एंड नहीं होता है, वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है समवेयर इन आवर हार्ट। जो मेमोरीज हैं वो सिर्फ रिकलेक्शंस नहीं हैं, वो लिविंग और हॉन्टिंग फोर्सेस हैं। जैसे बिलावेड जो डॉटर थी सेथा की, वो आ गई थी एंड उसके बाद उन सब लोगों को स्लेवरी के सारे ट्रॉमास उनके याद आने लगे थे। मॉरिसन ने एक और आइडिया इंट्रोड्यूस किया था अपनी नॉवेल में, जिसको वो बोलती थी री मेमोरी। अब री मेमोरी का क्या मतलब होता है? री मेमोरी का मतलब होता है सारे वो पास्ट इवेंट्स जो अभी हमें ऐसा फील होता है कि हमारे सामने बहुत ही रियलिस्टिक वे में प्रेजेंटेड हैं, यानी कि उनको फील होता है कि वापस से सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनकी आंखों के सामने। दैट कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ री मेमोरी। सेथा अपने पास से कभी अपने आप को छुड़ा नहीं पाई थी, कभी फ्रीडम नहीं मिला था। वो फिजिकली भी रिटर्न हो गया था उसकी लाइफ में एंड इन द फॉर्म ऑफ बिलावेड, इसीलिए इस नॉवल का नाम बिलावेड है। द पास्ट इज़ नेवर ट्रूली गॉन, इट शेप्स आइडेंटिटी एंड रियलिटी। जो पास्ट है, इस लाइन का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पास्ट है वो कभी भी हमारे लाइफ से नहीं जाता है, वो हमेशा हमारी आइडेंटिटी को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट पास्ट सिचुएशंस हैव गिवन अस। उसके बाद नेक्स्ट जो थीम आता है वो है मदरहुड एंड सैक्रिफाइस। कैसे मदरहुड इसमें शो किया गया है और कैसे एक मदर अपने सारी चीज़ों को, अपनी बॉडी को, अपने बॉडीली राइट्स को, अपने लव को, अफेक्शन को कैसे वो शो करती है। मदरहुड जो इस नावल में पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत ही एक्सट्रीम और पेनफुल टर्म्स में इसको दिखाया गया है। पेनफुल इन द टर्म्स कि एक मदर को खुद ही अपने बच्चे को मारना पड़ रहा है, उसको डेथ उसकी वो ही डिसाइड कर रही है जिसने उसको पैदा किया है। सेथा का जो एक्ट है उसके बच्चे को मारने का, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी साइकोलॉजिकली स्टेबल इंसान कोई भी सिचुएशन हो उसमें ऐसा नहीं करेगा, बट सेथा ने ऐसा किया क्योंकि उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको नहीं चाहिए था कि उसकी बेटी को भी वही सब चीज़ें सफ़र करनी पड़े जो उसने एज अ वूमन सफ़र करी हैं। तो उसको स्लेवरी के हाथों डिस्ट्रॉय होने से अच्छा उसको ये लगा कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दें एंड उसकी लाइफ को एंड कर दें, जिसको एज एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन भी शो किया गया है। उसके बाद स्लेवरी जो है वो नेचुरल मैटरनल बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हार्म करती है, जिसकी वजह से उनको इम्पॉसिबल चॉइसेस भी बनाने पड़ते हैं। फॉर रेफरेंस, अगर आपको बिलावेड को इन द फॉर्म ऑफ मूवी देखना है तो आई विल सजेस्ट कि एक मूवी है 12 Years a Slave, आप वो देख सकते हैं एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट स्टोरी सिमिलर टू बिलावेड। उसमें भी मदर को सेपरेट कर दिया जाता है बाय द ओनर, कि उसके बच्चों को अलग सेल किया जाता है एंड उसको अलग सेल किया जाता है एंड शी कांट डू एनीथिंग। मतलब वो सिर्फ सफ़र करती है, वो रोती है, वो उसका जो सैक्रिफाइस है वो बहुत डीपली दिखाया जाता है वहाँ पे, उसके इमोशंस दिखाए जाते हैं कि हाउ स्लेवरी इज़ बियॉन्ड एनी रिलेशनशिप। यू don't have your identity, you don't have your relationships, you don't have your freedom. उसके बाद जो आती है हमारे पास थीम वो है आइडेंटिटी एंड सेल्फहुड, जिसकी बात हम अभी ऊपर भी कर रहे थे कि द स्लेव्स डोंट हैव देयर आइडेंटिटी, दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ सेल्फहुड। तो जो स्लेवरी है वो उनके सारे इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, स्ट्रिप ऑफ कर देती है। जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने सेल्फ से जुड़ने के लिए, जब उनको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है, बट उनको कुछ भी रिवॉर्ड में या उनको उनकी सेल्फहुड आइडेंटिटी कुछ भी नहीं दिया जाता है। दे ओनली बिहेव एज अ प्रॉपर्टी बिकॉज उनके ओनर्स होते हैं, उनको ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है एंड दिस इज़ समथिंग कॉल्ड डीह्यूमनाइजेशन। मतलब किसी के ह्यूमन राइट्स, किसी की ह्यूमन फ्रीडम,
लाइक बेसिक जो नीड्स होती हैं वो उनको नहीं दी जाती हैं. दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ह्यूमंस, दे आर कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर्टी. बिलावड जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वहाँ पे इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है. उनके पास कोई क्लियर पास्ट नहीं होता है, बस उनके पास फ्रेगमेंटेड यानी कि इन पार्ट्स में मेमोरीज होती हैं. अब ये जो लाइन है, रिक्लेमिंग आइडेंटिटी रिक्वायर्स कन्फ्रंटिंग पेनफुल हिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि अगर उनको अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से क्लेम करना है, दोबारा से पाना है, तो उसके लिए भी उनको अपनी पेनफुल हिस्ट्री के सामने जाना पड़ेगा, अपने पेनफुल चीज़ों को दोबारा से रीलिव करना पड़ेगा. दैट इज़ व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ रीमेमोरी. उसके बाद है कम्युनिटी एंड आइसोलेशन, जो हमारी फोर्थ थीम है इस नावल की. कम्युनिटी कैसे अफेक्ट करती है हमारी हीलिंग सिचुएशन को, और कैसे लोग आइसोलेटेड कर लेते हैं खुद को आफ्टर दे गॉट द फ्रीडम. तो सेथा जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती है, सबसे अलग कर लेती है, सिर्फ इसी गिल्ट की वजह से जो उसने अपने बेटी के साथ किया, एंड जो उसका जो भी ट्रॉमा था स्लेवरी के टाइम पर, उस सब चीज़ों की वजह से वो खुद को आइसोलेट कर लेती है. जो ब्लैक कम्युनिटी भी होती है वो इनिशियली रिजेक्ट कर देती है उसको, लेकिन लेटर नॉवल में लाइक टूवर्ड्स द एंड वी विल सी कि जो बहुत ज़्यादा हीलिंग में हेल्प करते हैं सेथा को, वो उसकी ब्लैक कम्युनिटी होती है, और उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हीलिंग को एक कलेक्टिव प्रोसेस की तरह दिखाया गया है इन बिलावेड, रादर देन एक इंडिविजुअल का खुद का स्टैंड या खुद का प्रोसेस. तो उसमें शो किया गया है कि हीलिंग अगर सब लोग साथ में एक दूसरे को समझते हुए करेंगे, दैट इज़ बेटर, क्योंकि इंडिविजुअली हीलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी डन. उसके बाद जो लास्ट हमारी थीम आती है वो है द सुपर नेचुरल एंड मैजिकल रियलिज्म. सुपर नेचुरल पावर्स को, एलिमेंट्स को कैसे शो किया गया है, और कैसे मैजिकल रियलिज्म का यूज़ किया गया है. मैजिकल रियलिज्म एक लाइक पोएटिक डिवाइस होती है जो एक नॉवल में या किसी भी पोइट्री सेक्शन में हम यूज़ करते हैं इन द नरेशन स्टाइल. बिलवेड को एक घोस्ट की तरह दिखाया गया है, वो ही इसका एक सेंट्रल एग्जाम्पल है कि कैसे सुपर नेचुरल चीज़ों को रिलेट किया गया है विद द रियलिस्टिक थिंग्स. मॉरिसन ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को सिर्फ फैंटेसी के लिए यूज़ नहीं करा है, सिर्फ उसको इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए यूज़ नहीं किया है. मॉरिसन ने उसको इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल ट्रुथ दिखाना चाहती थी अपने लाइक स्लेव्स का, या जो भी वहाँ पर उस टाइम पे उन लोगों के साथ होता था. तो उसको एक बेस्ट तरीका जो लगा अपने नावल में पोर्ट्रे करने का या लोगों को समझाने का, वो था थ्रू सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. जैसे बिलवेड इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे वहाँ पर सारी चीज़ों को दिखाया गया है, और कैसे वो वापस आती है अपनी चीज़ों को समझाने के लिए, अपनी सिचुएशन को समझाने के लिए. जो घोस्ट है वो सिंबलाइज करता है कि कैसे जो ट्रॉमा है वो अनरिजॉल्व्ड है, और कैसे जो हिस्ट्री है वो सप्रेस करी गई थी, करने की कोशिश की गई थी, बट हुई नहीं थी. अल्टीमेटली बिलवेड दोबारा आ गई थी वापस सेथा की लाइफ में. अब हम इसके बाद देखते हैं कैरेक्टर एनालिसिस, कैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या क्या उनका रोल था, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो सब. तो जो प्रोटैगनिस्ट है सबसे पहले उसकी बात करते हैं. अब प्रोटैगनिस्ट एक नॉवल का क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है समवन हु इज़ इन द लीड रोल. जैसे हमारी मूवीज़ में कोई हीरो होता है या फिर कोई हीरोइन होती है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ प्रोटैगनिस्ट इज़ इन अ नॉवल. तो सेथा जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है, यानी कि उसको समझना स्टार्टिंग से एंड तक थोड़ा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स होता है. उसका जो लव है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, लेकिन वही इंटेंस लव रिज़ल्ट करता है डिस्ट्रक्शन में, उसके खुद के रिलेशनशिप्स के डिस्ट्रक्शन में. कैसे उसने अपनी बेटी को ही मार दिया था, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव मूव था ऑफ द लेवल, जिस लेवल तक वो अपने बेटी को प्यार करती थी और उसको सेव करना चाहती थी. ये जो हमारे पास सेथा है ये रिप्रेजेंट करती है एक साइकोलॉजिकल बर्डन जो स्लेवरी का इम्पैक्ट आता है हर किसी के ऊपर, ये उसको शो करता है. फ्रीडम जो है वो हीलिंग के बिना इनकम्प्लीट है,
यानी कि इस नॉवल में क्लियरली शो किया गया है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो समवॉट हील नहीं कर पाए हैं अपने पास्ट स्लेवरी के लाइफ से, एंड उनका फ्रीडम उनको नहीं मिला है प्रॉपरली। लाइक वो फिज़िकली फ्री हैं बट मेंटली फ्री नहीं हैं। मेंटली अभी भी वो उसी सिचुएशन में, उसी सिनारियोज़ में, उसी लाइफ में है जहाँ पर वो एज स्लेव्स वर्क करते थे। सेकेंड हमारा कैरेक्टर आता है बिलाविड। ये कैरेक्टर एक सिंबल, एक सिंबल की तरह भी एक्ट करता है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, ये हमें डेड चाइल्ड के बारे में बताता है कि जो स्टार्टिंग में नॉवल के स्टार्ट से जो एक इंसिडेंस मेंशन किया गया है राइटर के थ्रू के कैसे बिलावेड को मारा जाता है उसकी खुद की माँ के द्वारा। तो इसलिए बिलावेड को एक एज अ डेड चाइल्ड का सिंबल भी बताया गया है। उसके बाद वो एक कलेक्शन है मेमोरी का जो कि स्लेवरी के टाइम से सबको मिली थी एंड सब रिलेट कर पा रहे थे अपने आप को, सारी चीज़ें वापस आ रही थी। जो पास्ट है वो कभी भी बरीड नहीं रहता है। अगर हम अपनी रियल लाइफ से भी कनेक्ट करेंगे इस चीज़ को तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टाइम पास हो जाता है बट वो चीज़ें माइंड से और हार्ट से नहीं निकल पाती हैं। तो सेम इन द केस ऑफ स्लेवरी होता है कि स्लेवरी में भी ऐसा ही होता था कि लोगों को समझ नहीं आता था कि फ़िज़िकली वो लोग फ्री हैं बट मेंटली वो अभी भी अपने आप को स्लेव्स ही मानते थे। उनके पास मेमोरीज इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक होते थे, इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते थे। मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रॉमा, बिलावेड को बताया गया है कि जब हम ट्रॉमा को नहीं निकाल पाते हैं एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रिगरिंग अस, तो वो हमारा खुद का मैनिफेस्टेशन हो जाता है ट्रॉमा को लेके, एंड सम और इन द अदर वे वो वापस से हमारी लाइफ में आ जाता है थ्रू एनी मीन्स। उसके बाद हमारा थर्ड कैरेक्टर है डेनवर। डेनवर जो है वो सिंबलाइज करता है फ्यूचर और होप को, कि कैसे हमारा फ्यूचर समवॉट हमें हेल्प कर सकता है इन हीलिंग। क्योंकि डेनवर जो थी वो यंगेस्ट डॉटर थी सेथा की, जो अभी प्रेजेंटली उसके साथ रहती थी उसके घर में 124 में। सेथा के तरह बिल्कुल भी नहीं था इसका नेचर, ये थोड़ा ऑपोजिट था। तो ये कनेक्शन ढूंढती थी अपने कम्युनिटी वाले लोगों के साथ एंड वो चाहती थी कि वो हील कर पाए, सारी चीज़ों को देख पाए, समझ पाए एंड सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए उसको। थर्ड पॉइंट है कि उसका जो ग्रोथ था वो शो करता था कि पॉसिबिलिटी होती है हीलिंग की, चाहे कोई कितना भी ट्रॉमेटाइज्ड हो, कितना भी उसके साथ कुछ भी हुआ हो पास्ट लाइफ में, बट इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू डू सर्टेन थिंग्स अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो उन चीज़ों को हील किया जा सकता है। फॉरगेट तो नहीं बट हील। फॉरगेट तो कोई नहीं कर सकता। इवन आफ्टर हीलिंग समटाइम्स यू रियलाइज़ कि हाँ वो भी एक फेज़ था बट इन अ पॉजिटिव वे। अब हीलिंग के बाद वो जो सारी चीज़ें पास्ट इंस्टेंसेस हमारे पास एज ट्रॉमा नहीं आते हैं, एज अ लेसन आते हैं कि कैसे हम मूव ऑन करें हैं अभी तक और कैसे हम उनको पॉजिटिवली देख सकते हैं। तो डेनवर का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है इस नावल में। उसके बाद हमारा लास्ट कैरेक्टर है पॉल डी। लास्ट कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें, बाकी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं लाइक बेबी साग्स एंड हॉल, और वहाँ पे प्लांटेशंस में भी कैरेक्टर्स थे। एक ओनर था, देन देयर इज़ अ स्कूल टीचर हु वाज वेरी स्ट्रिक्ट। तो जो बेबी साग्स हैं वो तो सन मदर इन लॉ हैं सेथा की, एंड हॉल जो है वो बेबी साग्स का बेटा है यानी कि सेथा का हस्बैंड। पॉल डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैसे मैस्कुलिनिटी डैमेज हो जाती है अंडर स्लेवरी एंड कैसे वो उसकी सारी जो भी मैनली पावर्स होती हैं या मैनहुड होता है वो सब उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज उनके पास आइडेंटिटी ही नहीं होती है एंड वो लोग रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ को वो समझ सकते हैं या उसको सही कर सकते हैं या स्टैंड ले सकते हैं फॉर देयर फीमेल्स। उसके बाद वो अपने इमोशनल डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल करता है, क्योंकि पॉल डी के भी काफ़ी सारे इंस्टेंसेस ऐसे दिखाए गए हैं कि कैसे वो सफ़र करता है एंड कैसे वो सारी चीज़ों को बहुत ही इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजरता है। उसका जो वो बोलता है कि उसने अपने हार्ट को एक ताबे को टिन में रखा हुआ है क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता किसी को कि हाउ हर्ट ही इज़, हाउ डैमेज ही इज़ फ्रॉम इनसाइड।
पॉल डी कहीं ना कहीं सेथा को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो अपने पास्ट को कन्फ्रंट करे एंड हील कर पाए, उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। अब हम बात करते हैं इसके नरेटिव स्टाइल और टेक्निक के बारे में। सबसे पहली बात जो आती है वो है कि ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर आप देखोगे थ्रू आउट द नावल, आप जब पढ़ोगे नावल को लाइन बाय लाइन, तो आप रियलाइज़ करोगे कि देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, लाइक बैक एंड फोर्थ होता रहता है मूवमेंट इवेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है तो एकदम से वो सारी चीज़ें लाइक किसी पास्ट इवेंट से कनेक्ट हो जाती हैं, एंड देन टॉनी लाइक उसको इलेबोरेट करती है कि कैसे सेथा ने पास्ट में चीज़ें करी थी एंड कैसे वो पास्ट वाली सिचुएशन अभी प्रेजेंट के साथ रिलेटेड है। तो जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है, वो हमें दिखाता है कि कैसे नॉवल में जो स्टोरी है वो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे टाइम में होती रहती है। कभी प्रेजेंट की बात हो रही है, कभी पास्ट की बात हो रही है, कभी हाउ प्रेजेंट एंड पास्ट इज़ रिलेटेड, उसके बारे में हमें डिस्कशन दिखता है। अब जो ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है ये ट्रॉमा को भी दिखाता है कि कैसे ट्रॉमा जो है उसको फ्रेगमेंट्स में याद किया जाता है और वो प्रेजेंट के साथ कभी भी उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो तो यू हैव टू टॉक अबाउट योर पास्ट ट्रॉमाज। उसके बाद जो सेकेंड नरेटिव स्टाइल जो यूज़ किया गया है वो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि इसमें हमें ये भी दिखाया गया है कि हाउ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन अ सेम टॉपिक। वो एक क्रिएट करता है कि लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है इवेंट्स की, डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्टोरी में जो वो इलेबोरेट करते हैं, एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट होते हैं, जो सिचुएशंस के साथ वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी रिलेट करते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज़ इन पार्ट्स। तो जो सेंटेंसेस हैं और जो मेमोरीज़ हैं वो काफ़ी टाइम पे लाइक नॉवल में बीच में इनकम्प्लीट छोड़ा गया है। ये हमें शो करता है, ये सेंटेंस और मेमोरी का जो इनकम्प्लीशन है ये हमें शो करता है कि कैसे जो ब्रोकन आइडेंटिटीज़ हैं स्लेव्ड पीपल की वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके लाइक कम्युनिकेशन को, एंड उनके लाइक वो कैसे रिप्रेस करके रखते हैं अपनी सिचुएशंस को कि वो पूरा कम्प्लीटली बोल भी नहीं पाते हैं सही से। उसके बाद हम बात करेंगे सिम्बॉलिज़्म की कि कैसे सिम्बल्स को यूज़ किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स को नॉवल में। अभी जो मेजर 3 सिम्बल्स हैं वो हैं 124 ब्लूस्टोन रोड, मिल्क एंड ट्रीज़। 124 ब्लूस्टोन रोड जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो इनका एड्रेस था जहाँ पर सेथा और उसकी बेटी डेनवर साथ में रहते थे। ये एक सिंबल है कि कैसे हमारा पास्ट हमें हॉन्ट करता है, क्योंकि जो 124 ब्लूस्टोन रोड था, रोड पे जो घर था वो भी लाइक बहुत हॉन्टेड सी प्लेस थी। वहाँ पर स्पिरिट्स का बहुत ऐसे इंटरेक्शन दिखता था, बहुत सारे ऐसे सीन्स होते थे जहाँ पर उनको लगता था कि कोई और भी है उनके साथ। एंड लास्टली तो बिलवेड लाइक इन फिजिकल फॉर्म वहाँ पर आई जाती है। नेक्स्ट सिंबल इज़ मिल्क। मिल्क का सिंबॉलिज्म दिया है मटर्नल लव और वॉयलेशन से कि कैसे मिल्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैटर्निटी का, एंड उसको अगर कोई वॉयलेट करता है तो वो एक फ़ीमेल की सेल्फ आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम्प्लीटली। ये मिल्क का सिंबल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉवल में भी एक इंस्टेंस की बात हुई है जहाँ पर सेथाज मिल्क बीइंग स्टोलन, यानी कि उसके मिल्क की चोरी हुई थी जब वो लाइक उसको पकड़ लिया था। तो वहाँ पर सारे जो भी प्लांटेशन में जो बाकी के स्लेव्स थे जो वॉयलेट करना चाहते थे, जिनके लिए फ़ीमेल बॉडी के ऊपर फीमेल्स का कोई राइट नहीं था, तो वहाँ पर उनका वॉयलेशन किया गया था एंड शी वॉज मिल्ड लाइक अ काउ, ऐसा कोई स्टेटमेंट है बिलवेड में जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वॉयलेशन दिखता है मैटर्नल लव का। बिकॉज मिल्क इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू फीमेल स्पेशली, जो कि उसका मटर्नल लव शो करता है। एंड अगर कोई उसी को वॉयलेट करेगा एंड उसी को फोर्सफुली ले लेगा तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी डीह्यूमनाइज सिचुएशन, कि वहाँ पर जो ह्यूमन लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो उससे बियॉन्ड है। उसके बाद बात आती है ट्रीज़ सिम्बलाइज करते हैं बोथ पेन एंड ग्रोथ। पेन क्योंकि एक ट्री की बात करी गई है कि कैसे ट्री के ब्रांचेस की तरह सेथा के बॉडी पे मार्क्स थे, बैक पे मार्क्स थे, स्कार्स थे, जो उसकी स्लेवरी टाइम के सारी चीज़ों को डिनोट करते हैं कि कैसे वो सफ़र करती थी। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन।
अलग अलग टाइप से कैसे लोग उसको एक नावल को रीड करते हैं एंड व्हाट दे थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल रीडिंग, कैसे साइकोलॉजिकली इस नावल को रीड किया जाता है एंड उससे हम क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं। बिलवड जो है वो एक रिप्रेस्ड ट्रॉमा की बात करता है जो कि कॉन्शियसनेस यानी कि काइंड ऑफ रियलिटी में वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ बिलवड। तो वो सारी चीज़ें सेथा को दोबारा से याद आती हैं, शी कैन रिलेट टू एंड कनेक्ट टू एंड वो बहुत ज़्यादा फिर बिलवड के क्लोज हो जाती है जब बिलवड वापस आती है ड्यू टू हर गिल्ट एंड उसकी जो भी चीज़ें थी कि उसको लाइक रिग्रेट तो ऑब्वियसली होता ही है कि उसने अपनी बेटी को खुद ही अपने हाथों से मार दिया था। तो साइकोलॉजिकल रीडिंग हमें यही बताती है कि कैसे ट्रॉमा किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस या एलिमेंट की वजह से कैसे कॉन्शियसनेस तक वापस आता है। उसके बाद आती है हिस्टोरिकल रीडिंग, जो नॉवल है वो हमें एक वॉइस देती है कि कैसे हिस्ट्रीज़ को इरेज किया जाता है और इग्नोर किया जाता है और उनको कभी भी मेन स्ट्रीम नरेटिव्स में नहीं लाया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर भी कैरेक्टर्स का नेम लाइक डिफरेंट कर दिया था, मार्गरेट गार्नर के ऊपर ये स्टोरी थी, नो लाइक रियल लाइफ स्टोरी थी बट कैरेक्टर्स के नेम आर डिफरेंट इन द नॉवल। तो उसके बाद फेमिनिस्ट रीडिंग आती है। फेमिनिस्ट रीडिंग में क्या फोकस करती है कि कैसे एक एनस्लेव्ड वुमेन को सफ़र करना पड़ता है मोर देन अ मैन, बिकॉज उसका मदरहुड अफेक्ट होता है, उसके बॉडीली ऑटोनॉमी को अफेक्ट होता है, बिकॉज शी डज़ नॉट हैव एनी राइट ऑन हर मदरहुड, डज़ नॉट हैव एनी राइट ऑन हर ओन बॉडी। क्योंकि जैसे ये सेता मिल बीन स्टोलन ये वाला इंस्टेंस भी था, तो यहाँ पर भी हमें दिखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर उसका कोई राइट नहीं था, उसकी कोई विल नहीं थी। और मदरहुड तो थ्रू आउट द नॉवल वी कैन सी कि हाउ अ वुमन इज़ अफेक्टेड, हाउ अ वुमन इज़ फोर्स्ड टू लाइक उसका इंटेंस लव को चेंज करना पड़े उसको एक डिस्ट्रक्टिव वे में। तो बस यही हमारी नॉवल मेनली इन्हीं सब पॉइंट्स के आगे पीछे रिवॉल्व करती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि जो बिलवड है वो एक आफ्टर लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे स्लेवरी जब हमें फ्रीडम मिल जाती है तो स्लेवरी का आफ्टर लाइफ इज़ फ्रीडम, बट उसमें भी कैसे हमारी मेमोरी, आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स कैसे हमारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मिक्सड रहते हैं। वो सब चीज़ें बिलवड के थ्रू हम देख सकते हैं कि हाउ पीपल आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर मेमोरी, बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी लॉस ड्यूरिंग द स्लेवरी, और उनके रिलेशनशिप्स कैसे हार्म होते हैं। की पॉइंट्स इसमें क्या थे कि सबसे पहले फ्रीडम जो है वो कभी भी हमारे ट्रॉमा को इरेज नहीं करता है। इवन दो एवरीवन इन द नॉवल गॉट फ्रीडम एट लास्ट, बट उनके पास कभी भी उनके ट्रॉमा से फ्री होने का कोई चांस नहीं था, कोई स्कोप नहीं था। सेकेंड पॉइंट इज़ लव कैन बी बोथ हीलिंग एंड डिस्ट्रक्टिव। ये हमने थ्रू आउट द नॉवल देखा है कि कैसे लव जो है वो हीलिंग पावर भी रखता है और डिस्ट्रक्टिव पावर भी रखता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने डिस्ट्रक्शन देखा था, कैसे सेथा का जो इंटेंस लव था, इंटेंस मदरहुड था, उसने फोर्स किया था कि वो अपनी बेटी को मार दे एंड उसको बरी कर दे। बट उसके बाद हीलिंग पावर लास्ट में ऐसे शो करी गई है कि जैसे बिलवड के फॉर्म में सुपरनैचुरल एलिमेंट जो लाया गया था नॉवल में, कि कैसे उसके आने से सेथा काइंड ऑफ हील करना स्टार्ट कर देती है एंड चीज़ों को समझना और मूव ऑन करना शुरू करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द पास्ट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड नॉट बरीड। पास्ट को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, रादर देन उसको नेग्लेक्ट करके डीप हमारे हार्ट में हमें रख लेना चाहिए। इफ़ यू टॉक मोर, इफ़ यू टॉक अबाउट थिंग्स, इफ़ यू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, दैट इज़ व्हाट एक्नॉलेजमेंट इज़, कि सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, बट उनको बरी नहीं करना। तो पास्ट हमेशा आपको हीलिंग पावर तब देगा जब आप उसको एक्नॉलेज करोगे, रादर देन बीइंग उसको कि आप बरी कर दो एंड यू नेवर टॉक अबाउट दैट। जो ट्रू हीलिंग है वो हमेशा आती है रिमेम्बरेंस से, यानी कि आप चीज़ों को याद करो इन अ पॉजिटिव वे, चीज़ों को समझो कि कैसे पहले थी और अब क्या चेंजेस हैं। अब अपने कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करो, कम्युनिटी को फेवर करो एंड यू टेक फेवर फ्रॉम देम। ये सारी चीज़ें भी हमें एक हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कैसे हम अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट करते हैं एंड हम उसके साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ।
this is all about Beloved. And if you guys have any doubt regarding any topic or any theme, or do you want any further questions, do let me know in the comment section. Do like, share, and subscribe to the channel. Thank you.